सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 संधि करेंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी कि किसी को मिलाना। तो इसकी परिभाषा होती है दो वर्णों के पारस्परिक मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे शिव जमा आल्य, शिवालय। तो इसमें क्या है कि जब दो शब्द अलग अलग होते हैं, जैसे शिव और आल्य, ये अलग अलग शब्द हैं, तो जब जब दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाता है तब वो क्या कहलाती है? संधि। अब आगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? कि संधि वाले शब्दों को, जो संधि शब्द होते हैं, जुड़े हुए शब्द होते हैं, जब उनको व्याकरण के नियमों के अनुसार अलग अलग करके पहली अवस्था में लाया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे शिवालय, ये संधि युक्त शब्द है, जुड़ा हुआ शब्द है। तो जब हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे शिव जमा आल्य। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। कि जब संधि युक्त शब्द को अलग अलग किया जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे संधि के भेद, कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि उसे कहते हैं दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में क्या होता है कि जब दो शब्द दिए होते हैं, कि जब अलग अलग दो शब्द दिए होते हैं, तो जब उसमें जो वर्ण होते हैं, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, तब जब वो दोनों स्वर होते हैं और उन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र। तो यहाँ पर देखा आपने कि रवि में क्या है, पहला जो शब्द है उसमें अंतिम वर्ण ई दिया हुआ है और दूसरे शब्द में जो प्रथम वर्ण है वो भी ई है। तो आप देख रहे हो कि दोनों जो शब्द हैं, दोनों शब्दों में स्वर दिए हुए हैं और इन दोनों स्वरों को मिलाने से विकार उत्पन्न हुआ और उससे बना रविंद्र। ऐसे ही सीमा जमा अंत, सीमांत। तो इसको हम बोलेंगे कि जैसे सीमा में भी आ है और दूसरे शब्द में ए, दोनों स्वर हैं, तो दोनों स्वरों को मिलाने से बना सीमांत। इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। आगे बेटा, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वे हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ का अर्थ होता है बेटा बड़ा, जैसे लघु का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ संधि यानी कि बड़ी संधि। तो ये इसमें क्या होता है कि यदि किसी हरीफ या दीर्घ रूप के बाद, हरीफ का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, कि जब छोटा और बड़ा, कि ए को हम छोटा बोलते हैं और आ को हम बड़ा बोलते हैं, तो इस रूप के बाद जब उसी स्वर का हरीफ या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसमें कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम हरीफ या दीर्घ स्वर, कोई भी स्वर हो, चाहे वो शब्द में आगे हो चाहे पीछे हो, और जब हम उन दोनों स्वरों को मिलाते हैं तो वो दोनों स्वर मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं और इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों में मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला नियम दिया हुआ है ए जमा ए, तो इसको जोड़कर बना आ। तो यहाँ पर ए दोनों हरीफ रूप हैं और दोनों को मिलाने से क्या बना? दीर्घ रूप आ। और इसमें जैसे दिया हुआ है सूर्य जमा अस्त, तो सूर्य में आपने देखा कि ए है और अस्त में भी ए है, तो दोनों को मिलाने से क्या बना? आ। तो इसको मिलाकर बना सूर्यास्त। ऐसे ही ए आ, जैसे यहाँ पर एक हरीश्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, जब हमने इन दोनों स्वरों को मिलाया
तो वो दीर्घ स्वर बन गया आ। तो ऐसे ही शिव जमा आल्य, शिवालय। शिव में आपने देखा कि ए है और आल्य में आ, तो ए और आ को मिलाने से आ बन जाएगा और ये बन जाएगा शिवालय। ऐसे ही आगे है आ और ए, दोनों को मिलाने से क्या बना आ, और इसका उदाहरण है विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। आ जमा आ, यहाँ पर दोनों दीर्घ स्वर दिए हुए हैं और दोनों को मिलाने से भी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा, और ये बनेगा महा जमा आत्मा। महा में आ है, दीर्घ स्वर है, और आत्मा में भी आ है, ये भी दीर्घ स्वर है। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तब दीर्घ संधि ही बनेगी, दीर्घ स्वर ही बनेगा महात्मा। इसी प्रकार से इसके जो रूप आगे दिए हुए हैं, जैसे पहले तो हमने ए को जोड़ा था, अब आगे ई को भी अगर हम जोड़ेंगे तो यही रूप बनेंगे कि चाहे वो ह्रस्व स्वर में हो या दीर्घ स्वर में, ई चाहे छोटी है या चाहे बड़ी, लेकिन दोनों को जोड़ने से बड़ी ई ही बनेगी। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, गिरी जमा इंद्र, गिरींद्र। हरि जमा ईश, हरीश। तो यहाँ पर ये उदाहरण ई और ई के दिए हुए हैं, और आप लोग देख भी रहे हो कि जब हम दो स्वरों को मिला रहे हैं तो यहाँ पर दीर्घ स्वर ही बन रहा है, कि आप देख रहे हो कि सती जमा ईश, सतीश। यहाँ पर भी बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही ऊ, तो यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा ऊ, ये दीर्घ स्वर ही बनेगा। ऐसे चाहे वो छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है, जब हम दोनों स्वरों को आपस में मिलाएंगे तो वो बड़ा स्वर ही बनेगा। जैसे बानु जमा उदय, आप इसमें देख रहे हो कि ऊ का प्रयोग हुआ है, यानी कि छोटा ऊ, लेकिन जब हम इसको संधि करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बानुदय, बड़े ऊ की मात्रा उसमें आ जाएगी। ऐसे ही वधु जमा उत्सव, यहाँ पर वधु में बड़ा ऊ है और उत्सव में छोटा ऊ, लेकिन जब हम दोनों ऊ को आपस में मिलाएंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इसमें बेटा ये बताया गया है कि चाहे वो ए आ हो, ई हो, ऊ हो, लेकिन जब हम इनका मिलाप करेंगे, इनका मेल करेंगे, संधि करेंगे, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर ही बनेगा और उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब आगे है बेटा दूसरा गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं कि यदि ए आ के आगे ई, ऊ या री आए तो दोनों को मिलाने से क्रमशः अगर हम ए आ के आगे ई लगाएंगे तो ए बन जाएगा, और अगर ए आ के आगे ऊ लगाएंगे तो ओ बन जाएंगे, और ए आ के आगे री लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे अर। इसी को क्या कहते हैं गुण संधि कहते हैं। तो यहाँ पर इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ए आ को मिलाएंगे, ए के आ के बाद ई लगाएंगे तो ए बन जाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हो कि देव जमा इंद्र, देव में ए है और इंद्र में ई, और दोनों को मिलाकर ये क्या बना देवेंद्र। ऐसे ही आ के साथ भी जब हमने ई को मिलाया तो यहाँ क्या बना महा जमा इंद्र, महेंद्र। तो यहाँ पर एक ही मात्रा ही आएगी। तो बेटा एक तो गुण संधि को जो आप देखने की पहचान क्या होती है कि जैसे मान लो आपको कोई संधि शब्द दिया हुआ है और आपने देखना है कि कौन सी संधि है, तो जहाँ पर एक ही मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, तो वो क्या होंगी गुण संधि ही कहलाती है। अब आप गुण संधि में कोई भी शब्द देखोगे तो उसमें आपको ए और ओ की मात्रा ही नज़र आएगी। ऐसे ही ए ऊ, अगर हम ए के बाद ऊ को जोड़ेंगे, ए आ के बाद ऊ को जोड़ेंगे तो उन दोनों को जोड़ने से ओ बनेगा। जैसे वीर जमा उचित, विरोचित। ए जमा ऊ, जल जमा उर्मी, जलोर्मी। गंगा जमा उदक, गंगोदक। तो जैसे आप देख रहे हो कि गंगा में आ है और उदक में ऊ, और दोनों को मिलाने से ओ बन जाता है, तो वो क्या बन जाएगा गंगोदक। ऐसे ही ए और री, ए आ के बाद जब हम री को जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा अर। जैसे सप्त जमा ऋषि, सप्त में ए है और ऋषि में री। जब हमने ए और री को मिलाया तो वो बन गया अर। तो सप्त और ऋषि, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा सप्त ऋषि।
ऐसे ही आ और री को जब मिलाएंगे तब भी अर बनेगा। जैसे यहाँ है महा, महा में आ है और ऋषि में री, तो आ और री को मिलाएंगे तो अर बनेगा, तो ये बन जाएगा महर्षि। तो इसी को हम गुण संधि कहते हैं। और गुण संधि की पहचान यही होती है कि जहाँ पर ए और ओ की मात्रा हो वहाँ पर गुण संधि आती है। आगे है वृद्धि संधि। ये है स्वर संधि का तीसरा भेद है, वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा क्या होती है कि यदि ए आ के आगे ए आई आ जाए तो दोनों मिलकर आई, कि अगर ए आ के आगे हम ए आई लगा देते हैं तो वो आई बड़ी ए ही बनेगी। और यदि ए आ के आगे ओ औ आ जाए तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। इसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। और वृद्धि संधि की यही पहचान होती है कि जहाँ पर बड़ी ए और औ ये हो आई और औ हो तो वो वृद्धि संधि कहलाती है। यहाँ पर इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ए जमा ए आई, तो आप देख रहे हो कि एक जमा एक में ए है और एक में ए, तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो बड़ी ए बन जाती है। तो आप देख रहे हो तो क्या बन गया, अकैक। ऐसे ही भाव जमा ऐक्य भावैक्य, तथा जमा एव तथैव, राजा जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य। तो आप देख रहे हो कि ए आ के बाद अगर हम ए आई को जोड़ते हैं तो दोनों को मिलाने से आई ही बनेगा। उसी प्रकार अगर ए आ के बाद हम ओ औ को जोड़ते हैं तो दोनों को मिलाने से औ बनेगा, और वो है दंत जमा ओष्ठ्य। दंत में ए है और ओष्ठ्य में ओ, तो दोनों को मिलाने से बनेगा दंतोष्ठ्य। ऐसे ही महाजमा ओजस्वी महजोस्वी, महाजमा उदार्य महोदार्य। तो ये कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिनसे आपको पता चल रहा है कि अगर हम ए आ के बाद ओ औ को जोड़ेंगे तो औ ही बनेगा। तो ये बेटा वृद्धि संधि थी। और अभी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि संधि को देखने की क्या पहचान होती है कि जहाँ पर बड़ी ए और बड़ा औ हो वहाँ पर वृद्धि संधि आती है। उसी प्रकार है यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं? यदि ई के बाद उ और री के बाद बिन स्वर आए तो ई वर्ग में य तथा उ वर्ग में वै हो जाता है और री वर्ण रै में बदल जाता है। जैसे अगर हम ई के बाद कोई भी स्वर लगाते हैं, मतलब उससे बिन स्वर ई को छोड़कर कोई भी स्वर जब लगाते हैं तो वो य में परिवर्तित हो जाता है। और अगर उ के बाद उससे बिन स्वर लगाते हैं तो वो वै में बदल जाते हैं। और अगर री होता है, री किस में बदल जाता है? रै में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है ई जमा ए, कि ई के बाद जब हमने ए लगाया तो वो य बन गया। अति जमा अंत, अति में ई है और अंत में ए, तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया अत्यंत। उसी प्रकार है ई जमा आ, ये बन गया या। तो ये बेटा उसी प्रकार से परिवर्तित होते चले जाएंगे जो इसमें स्वर की मात्रा लगी होगी। जैसे ई जमा उ, यहाँ पर छोटा उ है तो यहाँ बन जाएगा यू। ई जमा उ, यहाँ पर बड़ा उ है तो ये बन जाएगा यू। इसी प्रकार जब हम इसको जोड़ेंगे नी जमा ऊन तो बन जाएगा न्यून। ऐसे ही ई जमा ए के बाद ये, ई जमा आ के बाद या, ई जमा आई के बाद यही। ई के बाद जब कोई भी बिन स्वर आएगा तो वो उसी स्वर की मात्रा के साथ बदलते चले जाएंगे। उसी प्रकार उ में भी जब हम उसका बिन स्वर लगाएंगे, जैसे ए आ ई ए कुछ भी हम लगाएंगे तो उसी स्वर की मात्रा में वो परिवर्तित होते चले जाएंगे। जैसे उ के बाद हम लगाएंगे ए तो वो बन जाएगा वै। उ के बाद अगर आ लगाएंगे तो वा बन जाएगा। उ के बाद ई लगाएंगे तो वी बन जाएगा। उ के बाद अगर ए लगाएंगे तो वो वे बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो जैसा स्वर है वो उसी मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अनु जमा अय, अनु में उ है और अय में ए, तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा अन्वय। ऐसे ही री के बाद जब उसका भी कोई भिन्न स्वर लगाएंगे तो वो रै में परिवर्तित होता चला जाएगा। जैसे री के बाद ए है तो रै, री के बाद आ है तो रा। तो ऐसे ही पितृ जमा अंगना, पितृ में री है और अंगना में ए, तो ये बन जाएगा पितरंगना। मातृ जमा आदेश, मात्रा देश। तो बेटा ये है यन संधि।
और यण संधि को देखने की क्या पहचान होती है कि जब भी आद्य व्यंजन के बाद य, व और र हो तो वो क्या कहलाती है, यण संधि। तो बेटा जहाँ पर भी आपको आद्य व्यंजन के बाद य, व और र दिखाई दे तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो यण संधि है। अब आगे है स्वर संधि का 5वां भेद, अयादी संधि। अयादी संधि किससे कहते हैं? यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई ए समान स्वर आए तो ए का अय, आई का आए, ओ का अव तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए जमा ए, यानी कि ए के बाद जब हम ए के बाद ए लगाएंगे तो अया बन जाएगा और बड़ी ए के बाद ए लगाएंगे तो आय बन जाएगा। यानी कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वो अया में बदलेगा और बड़ी ए के बाद कोई भी आएगा तो वो आ में बदलता चला जाएगा। ऐसे ही अगर ओ के बाद जो भी स्वर ए, आ कुछ भी आएगा तो वो आव बनेगा। अगर औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वो आव बन जाएगा। और इसको भी देखने की क्या पहचान होती है अयादी संधि को, कि जब भी कोई 3 शब्द दिए, 3 वर्ण दिए हुए हों, जैसे शयन, चयन, गायक, नायिका, तो आपको यहाँ पर 3 ही वर्ण नज़र आएंगे। तो जहाँ पर आपको 3 वर्णों में य और व बीच में दिखाई दे तो वो क्या कहलाती है, अयादी संधि। जैसे चे जमा अन चयन, गई जमा अक गायक, नई जमा इका नायिका, बो जमा अन भवन, ऐसे ही नौ जमा इक नाविक, बहु जमा उक भावुक। तो ये बेटा है अयादी संधि। और इसको देखने की क्या पहचान है कि जब भी 3 वर्णों का एक शब्द हो और उनके बीच में य और व हो तो वह अयादी संधि कहलाती है। तो बच्चों ये हमने पढ़ी है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हमने पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ कि बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और स्वर संधि को अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।